आज हम चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ 9th क्लास का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया था एंड सेल की बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, सेल को न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था। तो आज हम बाकी के बचे हुए ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल की एक्टिविटीज़ पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो पढ़ते हैं न्यूक्लियस, डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट कंटेन्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कंट्रोलिंग सेल एक्टिविटीज़ एज वेल एज फॉर ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। इट मीन्स nucleus, the main function of nucleus is to control the activities of the cell। यानी मेन फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, सेल की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। इट लाइज इन मीडियन और सेंट्रल पोजीशन। इट मीन्स अगर कोई भी एक सेल है तो उसकी मीडियन या सेंट्रल पोजीशन पे किसकी प्रेजेंस होती है, न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है। इन मैच्योर प्लांट सेल इट लाइज टुवार्ड्स प्रीफेरी। इन प्रोकैरियोट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट। इट मीन्स न्यूक्लियस जो है उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे चल के आप बच्चों पढ़ोगे कि अपने जो सेल ऑर्गेनल हैं वो कुछ पे उसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, कुछ सेल ऑर्गेनल पे डबल मेम्ब्रेन होती है। तो न्यूक्लियस भी आपका क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है, इस पे डबल मेम्ब्रेन होती है, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल आप आके जब उसमें डिफरेंस पढ़ोगे तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। इट इज़ कोल्ड न्यूक्लियोइड। इट मीन्स प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। सेल्स लाइक आरबीसी सीयू एलिमेंट्स लैक न्यूक्लियस। सेल विदाउट न्यूक्लियस कैन नॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। इट मीन्स कुछ ऐसी सेल हैं जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है। जिन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होगा वो लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन मोस्ट सेल बट सम सेल्स में हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। इट मीन्स आपके जो कुछ सेल्स होती हैं, मोस्टली सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ सेल ऐसी होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है। तो मेन आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। इसके अलावा न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। जो सेल्स जिनमें एक न्यूक्लियस होता है उन्हें यूनिन्यूक्लिएट बोलते हैं, और जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियस होता है उनको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। तो ये आपका है न्यूक्लियस के बारे में। अब आपका है व्हाट इज़ न्यूक्लियस मेड अप ऑफ। देखिए बच्चों, आप पढ़ चुके हो सेल मेम्ब्रेन, जिसमें हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से मिलके बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये मेन सोर्स हैं आपके सेल मेम्ब्रेन के। जब बात करते हैं सेल वॉल की तो हमने पढ़ा था कि सेल वॉल के मेन जो फैक्टर हैं जिनसे ये मिलके बनी होती है वो क्या हैं, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज। तो इसी टाइप से हम देखेंगे कि न्यूक्लियस है वो किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर एनवलप इज ए डबल मेम्ब्रेन कवरिंग विच सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स मैनी न्यूक्लियर पोर्स। तो सबसे पहले आपका जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस को किससे अलग करती है, किसी भी सेल में साइटोप्लाज्म से अलग करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है एक्सचेंज द मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस।
तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन। देखिए एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि आपको फॉलोइंग में से बताना है कि कौन सा ऑर्गन है वो सिंगल मेम्ब्रेन है से कवर्ड है या फिर डबल मेम्ब्रेन से कवर है। तो आपका जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गन है, ठीक है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें न्यूक्लियस पोर्स होते हैं जिनका आपका फंक्शन पता चल गया। न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन है अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्मा, इट इज कलरलेस डेंस शेप फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इन विच क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियस आर सस्पेंडेड। तो न्यूक्लियोप्लाज्मा किसको बोलेंगे? न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मा। और न्यूक्लियोप्लाज्मा में क्या क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्मा में एक तो होंगे क्रोमेटिन जो क्रोमोसोम का एक पार्ट है, और एक आपकी होती है न्यूक्लियोलस। तो बच्चों न्यूक्लियस जैसे ब्रेन ऑफ द सेल है उसी टाइप से न्यूक्लियोलस है वो ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस है। आप एक तरीके से कह सकते हो कि जैसे न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है वैसे ही न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। तो न्यूक्लियस है क्या? न्यूक्लियस ए राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन साइड द न्यूक्लियस। इट इज़ रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन। इट इज़ साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। इट मीन्स न्यूक्लियोसोम में आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? न्यूक्लियोलस में। और राइबोसोम से ही क्या बनता है आपको पता है, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियस के बारे में था कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्मा जो लिक्विड होता है, न्यूक्लियोलस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है। तो ये आपको इसके नॉर्मल फंक्शन एंड हो गए। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। तो आपको डायरेक्टली इट रिप्रेजेंट द होल यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इट मीन्स आप कह सकते हो न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल बट न्यूक्लियोलस इज ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस है वो एक पार्ट है किसका? न्यूक्लियस का। इट इज़ कवर्ड बाई टू मेम्ब्रेन एनवल्प। तो आपको पता है न्यूक्लियस है वो टू मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जबकि न्यूक्लियोलस है उसके चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। इट मीन्स इट इज़ विदाउट ए कवरिंग मेम्ब्रेन। इट कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस का फंक्शन आपको पता है टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। एंड न्यूक्लियोलस का फंक्शन होता है इट सिंथेसाइज राइबोसोमल सब यूनिट्स। इट मीन्स राइबोसोम की सब यूनिट को फॉर्मेशन करने का काम। आप आगे जाके पढ़ोगे कि राइबोसोम की सब यूनिट लाइक 60S 40S उनका फॉर्मेशन कौन करता है? न्यूक्लियोलस करता है। तो ये हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गन था न्यूक्लियस। हमने पढ़ लिया है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा है क्रोमोसोम। Chromosomes thread-like structure which are formed by condensation of chromate during cell division are called chromosomes. They referred as heredity vehicles. तो बच्चों क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स इज ए पार्ट ऑफ DNA। क्रोमोसोम्स है वो एक टाइप का आप कह सकते हो कि पार्ट है डीएनए का। डीएनए की स्ट्रक्चर आप सभी जानते हो। अगर हम डीएनए को कट कर दें यानी डीएनए का कोई एक पार्ट लें तो ये एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम सेल डिवीज़न के ड्यूरिंग फॉर्म होते हैं और क्रोमेटिन से फॉर्म होते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे बताया जो क्रोमोसोम्स है वो डीएनए का एक पार्ट है और अगर क्रोमोसोम्स को स्मॉल पार्ट में काटा जाए तो क्रोमोसोम्स का एक स्मॉल पार्ट एक जीन कहलाएगा। और जीन का फंक्शन होता है ट्रांसफर्ड कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो हेरिडिटी कैरेक्टर
जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, वो फंक्शन होता है जीन का। इट मीन्स क्रोमोसोम्स को आप क्या बोल सकते हो, हेरिडिटी ऑर्गन बोल सकते हो। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ए क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर थ्रेड कॉल्ड क्रोमेटिड्स। तो क्रोमोसोम्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्मॉल इस टाइप की होती है, लाइक डीएनए स्ट्रक्चर, जिसमें 2 क्रोमेटिड होते हैं। 2 क्रोमेटिड आर अटैच्ड एट द सेंटर बाय ए सेंट्रोसोम। तो अगर आप रफली डायग्राम बनाओ क्रोमोसोम्स का, तो क्रोमोसोम्स का डायग्राम लाइक इस टाइप से होता है, जिसमें 2 क्रोमेटिड होते हैं और एक क्रोमोसोम का सेंटर पॉइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो ये एक क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर है, जिसमें ये क्रोमेटिड हैं और ये आपका सेंट्रोमियर है। तो ये यहाँ पे आपके थोड़ा बहुत हो गया क्रोमोसोम्स के बारे में कि क्रोमोसोम्स किसका पार्ट है, डीएनए का पार्ट है, फंक्शन क्या है, हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने इसका मेन कैरेक्टर है। अब हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स नंबर कि किसी भी सेल में कितने क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। तो बच्चों किसी भी एनिमल्स में क्रोमोसोम्स नंबर हमेशा फिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी बॉडी में, इन ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, जिनको हम बोलते हैं डिप्लॉइड फॉर्म। अगर हम हैप्लॉइड की बात करें तो तब हमारे पास हो जाएगा 23 क्रोमोसोम्स। ओके, तो क्रोमोसोम्स नंबर इज़ फिक्स्ड फॉर ईच स्पीसीज, यानी हर स्पीसीज के लिए क्रोमोसोम्स नंबर फिक्स है। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म दे अकर इन होमोलोगस पेयर, यानी इसकी 2 आर्म होती हैं। ये आपका क्रोमोसोम्स का सिंपल डायग्राम है। इन ईच पेयर 1 क्रोमोसोम्स बिलोंग टू फादर पेरेंट वाइल अदर बिलोंग टू मदर पेरेंट, यानी इससे जब नए क्रोमोसोम्स बनेंगे तो इसमें एक स्टैंड तो इसका होगा और एक स्टैंड किसका होगा, पेरेंट्स का होगा, और एक स्टैंड होगा जो न्यू जनरेट होगा। तो क्रोमोसोम्स नंबर हर स्पीसीज़ के अलग होते हैं। आपको ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स नंबर ध्यान रखना है, जो कि कितने होते हैं आपके 46 क्रोमोसोम्स। ओके, नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ न्यूक्लियस इन ए सेल, यानी न्यूक्लियस में हमने पढ़ लिया कि न्यूक्लियोलस है, वहाँ पे डीएनए है, स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स का क्या फंक्शन है। अब न्यूक्लियस है, उसके भी नॉर्मली फंक्शन दिए गए हैं। मेन फंक्शन तो उसका आपको बता दिया गया है, टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ ए सेल, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके दिया गया है। न्यूक्लियस कंटेन ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉट ओनली फॉर द सेल बट ऑल्सो द होल ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता चल गया है कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है, डीएनए है, तो वो पूरे ऑर्गेनिज्म की हेरिडिटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। इट फंक्शन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एट इट कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म एंड सेल एक्टिविटीज। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियोलस पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती हैं। सेकंड फंक्शन सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। थर्ड फंक्शन राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियस ब्रिंग अबाउट सेल डिफरेंशिएट बाय विच ए सेल अटेन ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड ए फंक्शन। तो सेल डिफरेंशिएशन में भी क्या करता है, न्यूक्लियस है वो हेल्प करता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। अगर कोई सेल डिवीजन होता है, 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये आप इनको डिस्क्रिप्टिवली पढ़ोगे चैप्टर में। तो यहाँ पे जो सेल डिवीज़न होगा उसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न भी एसेंशियल होता है, कंपलसरी होता है। रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एंड चेंज इन जीन्स प्रोवाइड वेरिएशन। अगर क्रोमोसोम्स में जीन्स में वेरिएशन होता है, जो कि आपको पता है कि क्रॉसिंग ओवर से हो सकता है, तो इससे क्या आ सकती हैं, किसी भी स्पीसीज़ में वेरिएशन भी आ सकती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम साइड से, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये आपको 5-6 आपको दे रखे हैं फंक्शन, ये आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारी है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल।
Prokaryotic are a group of organisms that lack a cell nucleus or any other membrane-bound organelles. They differ from the eukaryotes, which have a cell nucleus. Prokaryotes are the single-celled organisms such as bacteria and are roughly 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। तो बच्चों प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है स्टार्टिंग, यानी जो स्टार्टिंग में सेल्स आई थी उसमें वो किस टाइप की सेल्स थी? प्रोकैरियोटिक सेल थी। अब प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक याद रखना होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक तो सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो आपका साइटोप्लाज्म है वो डिफर यानी आप कह सकते हो बिखरा हुआ होता है, इसमें जो मेम्ब्रेनल ऑर्गन है जैसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है ये अब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल है वो एक डेवलप्ड सेल है। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में जहाँ से क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन 99% चांस में एग्ज़ाम में मिल जाएगा। वो क्वेश्चन आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल की साइज़ होती है वो स्मॉल होती है, दैट इज़ 1 to 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोन का मतलब यहाँ पे है 10⁻⁻⁶। यूकैरियोटिक की सेल की जो शेप है साइज़ है वो बड़ी होती है, दैट इज़ 5 to 100 माइक्रोन मीटर। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज absent, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विद न्यूक्लियर इन्वल्व, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, सेवरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स आर ए प्रेजेंट। यानी इसमें जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस इज absent। और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस भी क्या होती है? absent होती है। नेक्स्ट है आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर absent, यानी जिन ऑर्गेनल के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन होती है वो सारे क्या होंगे? absent होंगे। फॉर एग्जांपल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में absent होगा, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स आर absent, टिपिकल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। माइटोसिस इज absent, माइटोसिस मियोसिस इट ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन, यहाँ पे माइटोसिस इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल किस में होती है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। Though this is the very important question from exam side, what are the difference between prokaryotic and eukaryotic cell? तो इजीली आपको डिफरेंस बता दिया गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो फिर भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा है साइटोप्लाज्म। तो आपको बच्चों पता चल गया कोई भी सेल है तो उसके सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस एंड सेल के बीच में आपका क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनल, फॉर एग्जांपल राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। द कंटेंट ऑफ ए सेल एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अलावा जो भी पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स सिस्टोसोल, ऑर्गेनिल्स, वेसिकल्स एंड साइटोस्केलेटन। तो देखिए सबसे पहले साइटोप्लाज्म हैज़ 2 पार्ट्स, सिस्टोसोल एंड सेल ऑर्गेनल। तो सिस्टोसोल में क्या होता है? इट इज़ द फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, होमोजीनियस एंड crystallocolloidal liquid that contains substance, water, ion, enzyme, vitamin, amino acid, carbohydrate, lipid and protein।
It means cytosol is the fluid part of cytoplasm that contains many types of substance like water, ions, etc. Next is cell organelle, submicroscopic structure which are specialized to perform specific cellular function. तो सेल ऑर्गेनल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लाइक राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फ्लूइड पार्ट होता है सिस्टोसोल और बाकी के पार्ट में आते हैं आपके सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल में हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी स्ट्रक्चर लाइक इस टाइप की होती है, जो दो टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों यहाँ से हम जो सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं उनमें एक क्वेश्चन किसी ना किसी सेल ऑर्गेनल के बारे में ज़रूर आता है। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि या तो उस पार्ट का फंक्शन पूछ देंगे या फिर रीजन पूछ सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर रिमूव कर दिया जाए सेल से तो सेल पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तब हमें यही बताना है कि जो फंक्शन होगा वो नहीं हो पाएगा, वो हम तब बता पाएंगे जब हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ध्यान होगा। तो पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। द इंटरनल कंपार्टमेंट कॉल्ड द ल्यूमेन इज ए सेपरेट पार्ट ऑफ द सेल विद ए डिस्टिंक्ट प्रोटीन एंड आयन कंपोजिशन। The ER folding generates a surface area much greater than that of the plasma membrane. At certain site, the ER membrane is continuous with the outer nuclear envelope membrane. Depending upon the presence or absence of ribosomes on the surface, there are two types of ER. तो ER का फंक्शन क्या है? मेनली ER का फंक्शन है, one is to control the transportation between cytoplasm and cell membrane एंड डिफरेंट सेल ऑर्गेनल, यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होगा सेल से वो कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन फॉर्मेशन भी होता है, क्योंकि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? रफ ER, और अगर राइबोसोम ER पे एब्सेंट है तो हम उसको बोलेंगे स्मूथ ER। नेक्स्ट चलते हैं फंक्शन ऑफ ER। तो एक तो आपको बता दिया प्रोटीन सिंथेसिस, ये मेन फंक्शन है क्योंकि रफ ER पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। लिपिड सिंथेसिस ER है, उसमें लिपिड का फॉर्मेशन भी होता है। ट्रांसपोर्ट हेल्प इन इंटरसेलुलर एंड इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। तो इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, जो आपको मैंने बता दिया। एंड इट गिव इंटरनल सपोर्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो आपको बता दिया जो क्वेश्चन है मेन वो यहीं से आता है। आपका ER है वो मेन है, तो ER के फंक्शंस हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको SER एंड RER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस भी दिया गया है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होता है, ये लिपिड का सिंथेसाइजेशन करते हैं, और यहाँ पे मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूबल्स। और RER में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन का और सिट्रेनिन। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा फंक्शन ऑफ ER वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम साइट।
नेक्स्ट चलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज एन ऑर्गेनेल ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल सीक्रेट कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल। गोल्जी इज ए सिंपल कॉम्प्लेक्स इन एनिमल सेल। इन प्लांट्स दे आर सेपरेट यूनिट कॉल्ड डिक्टियोसोम। यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो प्लांट में होते हैं उसको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम। membrane bound sac of Golgi are called citrulline. Citrulline occurs in sac tube and vesicles occurs on their periphery. तो यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, उसका सिंपल सा दिया गया है वर्ड, उसको डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है। ठीक है, फंक्शन क्या क्या होते हैं गोल्जी अपार्टस के? गोल्जी अपार्टस इज इन्वॉल्व, तो वैसे ही आपको बता दिया जैसे फंक्शन थे आपके ईआर के, वैसे ही बच्चों फंक्शन ऑफ गोल्जी अपार्टस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से किसी एक ऑर्गेनिल के फंक्शन है वो ज़रूर पूछे जाएंगे। तो क्या क्या फंक्शन है? गोल्जी अपार्टस इज इन्वॉल्व इन रिपेयर एंड सिंथेसाइज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी अपार्टस। तो गोल्जी अपार्टस किसका फॉर्मेशन करता है? लाइसोसोम, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जिसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर टू बी सीक्रेटेड और एक्सक्रेटेड आर पैक्ड इन वेसिकल बाय गोल्जी अपार्टस फॉर पासेज टू द outside. Take part in storage, modification and packaging of various biochemical product by different components of the cell. यानी गोल्जी अपार्टस के अगर आपको कोई पूछे कि सबसे इम्पोर्टेंट दो फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन होगा फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम एंड सेकेंड फंक्शन होगा टेक पार्ट इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी अपार्टस। यानी सेल वॉल के कुछ कंपोनेंट्स भी गोल्जी अपार्टस से सिंथेसाइज्ड होते हैं। कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल शुगर्स आर मेड बाय गोल्जी अपार्टस। तो ये आपके फंक्शन है बच्चों गोल्जी अपार्टस के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम साइड। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है लाइसोसोम, जिसको बोलते हैं सुसाइड बैग। तो लाइसोसोम का फंक्शन अभी हम देखेंगे। लाइसोसोम को सबसे पहले तो सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है, यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है। तो बच्चों सिंपल सा है कि लाइसोसोम में खुद के डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और अगर कभी लाइसोसोम क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो ये खुद को ही क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए इसको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। ओके, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है। इन डैमेज्ड सेल, अगर लाइसोसोम डैमेज्ड है, लाइसोसोम ब्रस्ट टू रिलीज एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलर components, that's why lysosome is called suicide bag. Function of lysosome, तो फंक्शन यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, यानी फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करना, इंटरसेलुलर डाइजेशन, रिमूवल ऑफ सेल डिब्राइस, टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ऑर्गन आर डाइजेस्ट बाई लाइसोसोम। तो ऑर्गन्स हैं वो भी लाइसोसोम से डाइजेस्ट हो सकते हैं जब लाइसोसोम को कुछ भी खाने को नहीं मिले, उस टाइम में ये खुद को भी क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। नेक्स्ट अपना जो है ऑर्गन वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। फेम वही, जैसे वो क्वेश्चन बहुत बार आता है कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन भी बहुत आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रोड शेप ऑर्गेनिल है, ठीक है। ये इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको आगे बता देंगे कैसी होती है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे कंटेन्स एंजाइम नेसेसरी फॉर द टोटल ऑक्सीडेंस ऑफ फूड एंड फॉर रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ एटीपी फॉर्मेशन होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को
पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन एक तरीके से क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ये है कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पे आपका एनर्जी रिलीज होती है जो हम डिफरेंट फंक्शन में यूज में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आपको यहाँ पे क्लियरली दे रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। बीच में यहाँ पे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होती हैं जिनको क्रिस्टी बोला जाता है, और क्रिस्टी में जो मटेरियल फील्ड होता है उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। तो दिस इज़ द वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्टिड। प्लास्टिड आर लार्ज सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो बच्चों जो प्लास्टिड है वो एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। प्लास्टिड है वो मेनली कलर से और कलर से रिलेटेड होता है प्लांट में। तो वो दो टाइप का होता है प्लास्टिड, जिसमें किसके बेस पे हम प्लास्टिड को डिवाइड करते हैं, पिगमेंट की प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पे। तो प्लास्टिड में पिगमेंट की प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पे ये दो टाइप का होता है, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड सेल ऑर्गेनल है जो ओनली प्लांट सेल में पाया जाएगा। मेन क्वेश्चन इसका जो आता है वो आता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होता है जिसमें पिगमेंट अब्सेंट होता है, इसका फंक्शन है पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड, यानी स्टोरेज ऑफ फूड का काम कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट है वो आपका ब्राउन और रेडिश होता है कलर में, जिसमें पिगमेंट पाया जाता है। इसका मेन काम होता है प्रोवाइड क्लोरेटिन ऑफ ऑर्गन्स, ये फूड को स्टोरेज नहीं करता। तो प्लास्टिड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ pigments presence and absence, that are leucoplast and chromoplast. Leucoplast are colorless and chromoplast are colored plastid. Okay, next आपका है क्लोरोप्लास्ट। बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, और क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट सेल में पाया जाएगा। ग्रीन पिगमेंट होता है, मेनली जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, आपकी क्लोरोप्लास्ट में होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फूड फॉर्मेशन बाय प्लांट इटसेल्फ, यानी प्लांट के द्वारा जो इटसेल्फ फूड फॉर्मेशन होता है खुद के द्वारा, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट जिसको किचन ऑफ द सेल, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू की साइड से। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का कलर होगा ग्रीन, क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन है प्लेस देना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका है प्लास्टिड, जो आपका प्लास्टिड नेक्स्ट ऑर्गन नहीं, प्लास्टिड जो हम पढ़ रहे हैं उसका कुछ फंक्शन दे रखे हैं आपको, वहाँ पे भी दे दिए थे स्टोरेज ऑफ फूड, लेकिन यहाँ पे आपको अलग से बता दिए गए हैं। क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर और फ्रूट एंड फ्लावर, यानी क्रोमोप्लास्ट जो आपका ब्राउन और रेडिश पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसमें उसका मेन काम है क्या, कलर प्रोवाइड करना फ्रूट्स को। ल्यूकोप्लास्ट टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, स्टार्च एंड ऑयल। तो ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन है क्या करना, स्टोरेज करना, और क्रोमोप्लास्ट का मेन फंक्शन है क्लोरोटीन, यानी कलर प्रोवाइड करना फ्रूट्स एंड फ्लावर को। तो ये आपको दोबारा बताया गया है, एक बार आपके आ चुका है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है राइबोसोम्स, जिसको हम ट्रांसलेशन फैक्ट्री भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का। दो टाइप का होता है, 70S एंड 80S।
राइबोसोम आर स्मॉल राउंडेड बॉडीज फाउंड आइदर इन फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में फ्री भी स्टेट में भी हो सकता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने दो टाइप पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। दे आर नॉट बाउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। तो बच्चों ये MCQ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सेल ऑर्गेनल में एकमात्र राइबोसोम ऐसा ऑर्गन है जिसके चारों ओर कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ओके, अब्सेंट इन मेमेलियन RBC, यानी हमारी RBC की जो सेल होती है उसमें राइबोसोम अब्सेंट होता है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। सेंट्रोसोम नेक्स्ट आपका जो ऑर्गन है, इट इज़ ए स्मॉल नेक्ड ऑर्गेनल प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ एनिमल्स एंड सम लोअर प्लांट। तो कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर द न्यूक्लियस। इट हैज शीथ ऑफ स्पेशल साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेंट्रोसोम। इट इनक्लोज 2 माइक्रोसिलेंडर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम दिया गया है सेंट्रोसोम का। और सेंट्रोसोम का जो मेन फंक्शन होता है वो आपका है, दे फॉर्म एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर्स एंड प्रोड्यूस बेसल बॉडीज दैट फॉर्म सीलिया एंड फ्लेजिला। इट मीन्स जो अपनी बॉडी में सीलिया एंड फ्लेजिला का फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, सेंट्रोसोम के थ्रू होता है। तो सेंट्रोसोम आपका जो ऑर्गन है वो न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट होता है, और उसका मेन फंक्शन है टू डेवलप सीलिया एंड फ्लेजिला इन एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनल है वैक्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ द सेल। इस वैक्यूल्स के जो साइज़ है वो प्लांट सेल में ज़्यादा होती है और एनिमल सेल में छोटी होती है, यानी स्मॉल साइज ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड बिग साइज ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल। द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इज टू स्टोरेज द फूड, यानी मेन फंक्शन जो होता है बच्चों वैक्यूल्स का वो होता है फूड को स्टोरेज करना। ओके, अब हमारा लास्ट में टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम साइड। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक तरफ ले लेते हैं एनिमल सेल और दूसरी तरफ ले लेते हैं प्लांट सेल। एनिमल सेल में आपका क्या होगा, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, जबकि एनिमल सेल में आपकी सेल वॉल एब्सेंट होगी। प्लांट सेल में आपका प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। वैक्यूल्स लार्ज होती हैं प्लांट सेल में, आपको बता दिया वैक्यूल का मेन फंक्शन है टू स्टोरेज द फूड। एनिमल्स में वैक्यूल्स होती हैं स्मॉल। न्यूक्लियस है वो साइड में होता है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल में सेल के सेंटर में होता है। प्लांट सेल की सेल है वो थोड़ी रिजिड होती है, जबकि एनिमल सेल की सेल है वो फ्लेक्सिबल होती है। प्लांट सेल में गोल्जी कंटेंट्स डिक्टियोसोम, यानी डिक्टियोसोम प्रेजेंट होता है, लार्ज होता है साइज में प्लांट सेल। एनिमल सेल है वो साइज में क्या होती है, स्मॉल होती है। प्लांट सेल में जो फूड स्टोरेज होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जबकि एनिमल सेल में होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये हैं बच्चों आपके प्लांट सेल के करेक्टर और ये हैं आपके एनिमल सेल के करेक्टर। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है। आप सिंप्लीफाई में इसका डायग्राम देख सकते हो, दैट इज़ प्लांट सेल एंड दिस इज़ एनिमल सेल। तो ये यहाँ पे आपका चैप्टर होता है बच्चों फिनिश।
आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है सेल ऑर्गेनल के फंक्शन में, आपको इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर भी आपको इसमें जो ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है वो है सभी ऑर्गेनल के फंक्शन। इसके अलावा अगर किसी ऑर्गेनल का स्पेसिफिक नेम है, जैसे कि लाइसोसोम को हमने बोला सुसाइड बैग, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल, तो वो उसको क्यों बोला जाता है, उसके स्पेसिफिक फंक्शन को हमें ध्यान रखना है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो ये आपका इस चैप्टर का यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आप इन नोट्सों को ईजिली पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो चैप्टर को पढ़िए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके सामने लेके आऊँगा इम्पोर्टेंट MCQ फ्रॉम दिस चैप्टर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।